नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि सेकंड ग्रेड में भी है आपके एसएसटी में, थर्ड ग्रेड में भी है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में भी इतिहास के विषय में ये टॉपिक होता ही है। तो मैंने ये टॉपिक तैयार किया है कक्षा 6 के तीसरे चैप्टर आरंभिक नगर से और कक्षा 12 के पहले चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हैं, दोनों के दोनों चैप्टर। तो मैं इसमें फोकस करूँगा एनसीईआरटी के ऊपर। कुछ बातें जो कि मैंने टेढ़े फ़ॉन्ट, जिसको आप इटालिक बोलते हैं, उन फ़ॉन्ट में लिखे हैं, वो थोड़ी सी अलग से लिखी है। बाकी मेरा मोटिव ये है कि मैं एनसीईआरटी इसके माध्यम से कवर करूं। सबसे पहले पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृति हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खोजी गई। देखिए, आपके टॉपिक में ज़्यादातर लिखा रहता है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इतिहास की जो अच्छी किताबें आती हैं, जो आधुनिक काल में अब लिखी जा रही हैं, उसमें हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता ये लिखा हुआ नहीं मिलता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि इतिहास में रूल ये है कि जिस सभ्यता का जो स्थान सबसे पहले खोजा जाएगा उसका नाम उसी के आधार पर होगा, इसलिए इसका सही नाम तो है हड़प्पा सभ्यता। बाकी हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता ये भी लिखते रहते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। देखिए, इस बात का मतलब क्या है? जैसे हड़प्पा संस्कृति बोल दिया, वैदिक संस्कृति बोल दिया, या जोरवे संस्कृति बोल दिया, इस प्रकार से आपने संस्कृतियों के नाम सुने होंगे। देखिए, एक जैसी सी जो कोई विशिष्ट पहचान वाली वस्तुएं हों, जिन जिन स्थानों से किसी विशेष कालखंड में पाई जाती हैं, वो उस संस्कृति का हिस्सा होती हैं। जैसे आप उसी कालखंड के अंदर यदि गणेश्वर, जोधपुरा, ये जो हिस्से हैं, ये हड़प्पा संस्कृति के नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं उसकी मोहरें, उसमें मनके, उसके बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। अगर यही चीज़ों का इस्तेमाल किसी दूसरे स्थान पर उसी कालखंड में पाया जाता है तो वो हड़प्पा संस्कृति का स्थान होता है, अन्यथा वो हड़प्पा संस्कृति का स्थान नहीं होता। तो हड़प्पा संस्कृति में कौन सा स्थल शामिल किया जाएगा? जो उस कालखंड के दौरान, जो हड़प्पा संस्कृति का देखिए सही कालखंड आजकल माना जाता है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, एनसीईआरटी के अनुसार। बाकी पहले देखिए 2750 से 1750 आता था, वो आजकल बुक्स में नहीं आता, लेकिन ये पूछा जा सकता है। जो आपका कार्बन 14 पद्धति के आधार पर पहले 2750 से 1750 लिखा हुआ रहता था। बाकी अब इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कालखंड होता है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। तो इस कालखंड के दौरान की कोई संस्कृति जहाँ पर हड़प्पा वाली मोहरें मिल जाएं या उनके जैसे बर्तन मिल जाएं, वो लाल रंग वाले बर्तन जिस पर काले रंग के निशान से बने हुए लाइनें बनी हुई हैं, या फिर उनकी जैसी एक समान जो माप की ईंटें हैं जिसका अनुपात समान रहता है, या वो बाट मिल जाए आपको घनाकार, तो वो विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की। तो इस कालखंड के दौरान यदि वो विशेषताएं किसी दूसरी जगह पर मिलती हैं, जिन भी स्थानों पर मिलती हैं, वो हड़प्पा संस्कृति के स्थान माने जाएंगे, वो हड़प्पा संस्कृति कही जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप संस्कृति वाली समझ गए होंगे। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है खोजबीन की। 1826 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल, अब देखिए पहले इसका मोंटगोमरी नाम था जिले का, अभी साहिवाल ना है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। वहाँ एक टीले का अवलोकन किया चार्ल्स मैसन ने। वैसे फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आप थोड़ा एचडी में देखने की प्रयास करना। मैसन ने अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज, मतलब यात्रा, में इसका उल्लेख किया है। मैसन ने अपने लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में किसका उल्लेख किया है? कि मैंने उस टीले की 1826 में यात्रा की थी। इसके कुछ वर्ष बाद अलेक्जेंडर बर्न और 1850 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की। अलेक्जेंडर कनिंघम का भी और भी जिक्र आएगा, और ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, और इनसे संबंधित जो भी जरूरी बातें हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब देखिए, ये जो लाइन है, जैसे आपको अक्षर टेढ़े दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये दो लाइन है, 3 लाइन, ये मैंने सारी की सारी अलग से ऐड कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर जरूरी है ये बात बताना। क्योंकि एनसीईआरटी में इस प्रकार से है कि वो कम से कम, देखिए पूरा तो हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ा होता है, लेकिन कम से कम वो बात तो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें लिख देता हूँ। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने इस टीले से ईंटों का प्रयोग किया। यानी वहाँ पर टीले के नीचे से ईंटें निकल रही थी, तो वो रेलवे लाइन में के आसपास बिछाने में उसका प्रयोग करने लग गए, क्योंकि तब तक उसके ऐतिहासिक महत्व का पता ही नहीं था। 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम
जो अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बन चुके थे, ने दूसरी बार यहाँ की यात्रा की और उन्हें यहाँ से कुछ पाषाण औजार, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन और एक वृषभ अंकित मोहर मिली, यानी एक सांड उस पर छपा हुआ था, वो मोहर मिली। अब उस सांड के कुबड़ नहीं था तो उन्होंने सोचा कि ये कोई विदेशी मोहर होगी, ये इस इलाके में तो ऐसा सांड पाया नहीं जाता। 1921 में हड़प्पा की दयाराम साहनी ने और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस समय भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे जॉन मार्शल। तो 1921 में हड़प्पा में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। फिर 1924 में जाके जॉन मार्शल ने एक अखबार है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, जो लंदन में छपा करता था, उसमें एक लेख लिखकर घोषणा की कि भारत में एक ऐसी 4-5 हजार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और उसको सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, तो ये मार्शल का लेख 1924 में घोषणा होती है, ऑल वर्ल्ड में पता चल जाता है कि भारत में प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को आप देखिए, ये तो हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब उससे पहले भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इसी कालखंड के दौरान संस्कृतियाँ उपजी हैं, और जो हड़प्पा सभ्यता के स्थान है वहाँ पर पहले भी कुछ स्थानों पर संस्कृतियाँ थी और उसके बाद भी थी। तो उसके पहले वाली 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व के जो काल में है उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं या पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। तो इसका कालखंड है 3200 से 2600, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है 2600 से 1900, उसके पहले भी इस क्षेत्र में संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कह दो या इसको नगरीय हड़प्पा सभ्यता कह दो। देखो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है उसके नगर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार शहरों का निर्माण इस कालखंड के दौरान हुआ है। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान पहली बार भारत में नगरीकरण की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप में, इसमें पाकिस्तान और नीचे आप ये सारा जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट अपना पूरा शामिल कर लो इसको। अब ये पहला नगरीकरण है। दूसरा नगरीकरण आपको देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब ये जो गंगा जमुना दोआब है, यहाँ पर आपको शहर देखने को मिलते हैं, जब महाजनपद काल जिसको हम पढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। ये 6ठी क्लास में लाइन लिखी हुई है। इसे नगरीय हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये NCERT में लिखा हुआ नहीं था, मैंने अलग से लिख दिया। नगरीय हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। कौन से काल वाली? मेन हड़प्पा सभ्यता का काल यही है, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास शहरों का पतन होने लगता है। जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं वो हमें उसके बाद में दिखाई नहीं देती। वैसे मिट्टी के बर्तन नहीं दिखाई देते, वो मोहरें नहीं मिलती, वैसी एक समान जो अनुपात वाली ईंटें हैं वो नहीं मिलती, यानी उसकी विशेषताएं समाप्त होने लगती हैं। हालांकि लोग तो कई इलाकों में अब भी रह रहे हैं, लेकिन वो विशेषताएं नहीं है। उसके पतन के कारणों में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता यानी इसके बाद में 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद भी इनमें से कई क्षेत्रों में सभ्यताएं अस्तित्व में थी, जिन्हें परवर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के आरंभ के संबंध में कुछ बातें दी गई हैं। जैसा कि हमने विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले की आरंभिक हड़प्पा सभ्यताओं की बात की, ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली BRW, काले व लाल मृदभांड, लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र से संबद्ध थी। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। ये हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 के पहले के काल की पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृतियों की बात हो रही है, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं न के बराबर थी, यानी बड़े भवन नहीं थे, छोटी छोटी बस्तियां उस काल के दौरान थी। कुछ स्थानों से बड़े पैमाने पर जलाने व कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। यानी ये जो 3200 से 2600 वाला काल है और ये 2600 से 1900 वाला काल है, इसमें आप देखेंगे कि उन स्थानों पर बीच में क्रम भंग है, यानी ऐसा कालखंड है बीच में जहाँ पर लोग उन बहुत से स्थानों पर निवास नहीं कर रहे हैं। अब वो लोग यहाँ से क्यों चले गए, बस्तियाँ उजड़ गई, उसके कई कारण हो सकते हैं। अर्थात आरंभिक हड़प्पा के बाद ये बस्तियां उजड़ गई या लोगों ने इन स्थानों को छोड़ दिया। फिर वर्षों बाद यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। निर्वाह के तरीके देखिए, वो क्या खाते थे, कौन से जानवरों का शिकार वगैरह करते थे, अनाज जानवरों के संबंध में है। जले हुए अनाज के दानों और बीजों से भोजन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, यदि साबुत अनाज है तो वो जल्दी खराब होता है, यदि जला हुआ अनाज है वो जल्दी खराब नहीं होता, और उसकी डेट निकालना आसान होता है कि भाई वो कितना पुराना है, यानी वो लास्ट बार कोई वस्तु कब जलाई गई थी उसका पता चल जाता है। तो अनाज में देखिए गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, मटर, सरसों, तिल आदि।
हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से मिले हैं। बाजरे के दाने मिले हैं गुजरात के स्थानों से। चावल के दाने भी मिले हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम। चावल के अवशेष, चावल की भूसी, जो मतलब चावल निकालने के बाद में उसके जो बच जाता है अवशेष, वो भी मिले हैं लेकिन बहुत ही कम मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थानों से। जानवरों में देखिए मवेशियों यानी गाय बैल के अवशेष मिले हैं। देखिए उसकी मोहर के ऊपर बैल मिलता है, गाय नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये नहीं है गाय नहीं होगी, गाय तो है ही लेकिन मोहरों पर सिर्फ बैल मिलता है। और भी जानवर है लेकिन गाय नहीं मिलती। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर ये सभी पालतू जानवर थे। इसके अलावा सुअर का ही एक मतलब जो जंगली सुअर है वराह, हिरण, घड़ियाल और मछलियों की हड्डियां भी वहां से मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, अब देखिए इसमें आपने कालीबंगा का नाम सुना होगा क्योंकि वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। यानी जो जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, बीजा हुआ खेत का, वो अवशेष हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल का है। यानी जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है उस काल का है। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। जो खेत आपको जुता हुआ मिला है कालीबंगा में, उसमें हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है। यानी इस प्रकार से है, इस प्रकार से लाइनें हैं और इस प्रकार से हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा बनावली हरियाणा में और चोलिस्तान क्या है, पाकिस्तान का वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यानी राजस्थान का थार का मरुस्थल हो गया, उससे सटा हुआ जो पाकिस्तान वाला मरुस्थल है उसको चोलिस्तान कहते हैं। वहां से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। यानी मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, हरियाणा के बनावली से और चोलिस्तान क्षेत्र से। यानी वहां पर कई बस्तियों में मिले हैं, जो थार रेगिस्तान है पाकिस्तान वाला उससे। अधिकांश हड़प्पा क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यानी वहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में शोरतुगई, अफगानिस्तान में देखिए दो स्थल हैं हड़प्पा से संबंधित, एक तो शोरतुगई है और दूसरा है मुंडीगाक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक शोरतुगई और दूसरा है मुंडीगाक। तो ये दो स्थल वहां से मिले हैं। तो शोरतुगई में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये नहरें हैं, कुछ कहते हैं ये नहरें नहीं हैं। तो शोरतुगई से नहरों के अवशेष हो गए अफगानिस्तान में। इसके अलावा मैं इसमें पेन का साइज थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। फिर इसके अलावा पंजाब और सिंध प्रांत से इसके अवशेष नहीं मिलते हैं नहरों के। ऐसा संभव है कि नहरें बहुत पहले गाद यानी मिट्टी कीचड़ से भर गई हों, इसलिए उनके अवशेष नहीं मिले हों। धोलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग भी संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। धोलावीरा से कई सारे ऐसे तालाब से मिले हैं जलाशय, हो सकता है कृषि में सिंचाई करने के लिए और वहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता रहा होगा। इसके अलावा देखिए सिंचाई से संबंधित एक और मिले हैं गबरबंद। ये बलूचिस्तान प्रांत में मिलते हैं मुख्य तौर पर तो पाकिस्तान के, इसलिए इसके अलावा अफगानिस्तान में भी सिंचाई हेतु अवशेष मिले हैं। मतलब एक प्रकार के से आप छोटे छोटे तटबंध से बने हुए मिले हैं जहां पर पानी इकट्ठा करके संभवतः सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। ये जो कोई भी मसाला वगैरह पीसने के लिए और के लिए इस प्रकार की अवतल चक्कियां वहां से मिली हैं। महत्वपूर्ण किताबें, ये किताबें देखिए आपको इसमें कोई भी टेढ़ा अक्षर नहीं मिल रहा होगा, तो ये सारी किताबें आपकी 12th की किताब में दी गई हैं। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, फर्दर मतलब उसके बाद, मतलब बाद का, एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई। तो मोहनजोदड़ो में खुदाई से संबंधित अर्नेस्ट मैके की किताब है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, प्रारंभिक सिंधु सभ्यता, अर्नेस्ट मैके की किताब है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल की किताब है। इंडस देखिए सिंधु नदी को कहते हैं। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, जो मैसेकर का मतलब है जनसंहार, तो आगे हम जनसंहार के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्य मिले, लेकिन उसका खंडन किसने किया, जॉर्ज एफ डेल्स ने। तो उस पर उन्होंने एक किताब लिखी, द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, ये इसके लेखक हैं एस.एन. राव। इससे संबंधित एक कथन भी है 12वीं की किताब में, आगे लिखा है मैंने। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है R.E.M. व्हीलर की, व्हीलर याद रख लो, पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, ये शिरीन रत्नाकर की किताब है, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण लाजवर्द के व्यापार में आई रुकावट माना था। यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सा इन्होंने कारण दिया कि जो लाजवर्द का व्यापार है वो रुक गया था, वो जो नीले रंग का लाजवर्द वहाँ पर आता था। तो ये शिरीन रत्नाकर की किताब है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अनेकों स्थान हैं और उसका कोई अंत नहीं है कि आप कहाँ तक पढ़ें। आप मुख्य मुख्य स्थान पढ़ें अपनी गाइड से। मैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, देखिए आपने ये देखा होगा, ये सारी टेढ़ी लाइनें लिख रखी हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थानों का थोड़ा थोड़ा विवरण है। मोहनजोदड़ो का है,
हड़प्पा का है, लोथल का है, धोलावीरा का है, राखीगढ़ी का है, बनावली का है। इस प्रकार के कुछ विवरण हैं। तो मैंने क्या किया है कि इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें वहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब सब कुछ लिखने का मतलब तो यह है कि यहाँ पर किताब लिखी जाए फिर, तो किताब तो मैं लिख नहीं रहा, मैं एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला या सिंध का नखलिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी किसने कहा है? पिगट ने। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। अनुमान है कि कहीं लिखा हुआ थोड़ी है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं गया है, तो सिर्फ ये अनुमान है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तथा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अब देखिए, ये आपको फैक्ट कई जगह दूसरा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भारत पाकिस्तान सब जगह मिलाकर राखीगढ़ी है। अब मोहनजोदड़ो नहीं है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है और वो भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो दूसरा सबसे बड़ा है। गनवेरी वाला के बारे में भी कहा जाता था कि बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी खुदाई नहीं हुई तो उसको हम प्रमाणित नहीं मान सकते। इसके पश्चिमी भाग को देखिए, आप सभी में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, बस्तियां हैं, उसमें आपको शहरों में पश्चिमी भाग में तो आपको मिलेगा दुर्ग और पूर्वी भाग में मिलेगा निचला शहर। कुछ में अलग अलग बातें हैं, वो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। इसके पश्चिमी भाग को स्तूप टीला, स्तूपों का शहर व आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो के संबंध में है। जॉन मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। वहां पर जो स्तूप सा बना हुआ है, मोहनजोदड़ो में स्तूप, ध्यान रखना। डी कोशाम्बी मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने इसकी तुलना पुष्कर अथवा कमलताल से की है। अच्छा, ये जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर एक चीज मेरे हिसाब से नोट्स में मिसिंग हो गई। ये यहाँ पर था आपका स्नानागार, जो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थल से स्नानागार मिला है, जो बड़ा सा तालाब सा है, वो उसको धार्मिक महत्व का माना जाता है। उसे जॉन मार्शल ने विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तभी मैं कहूँ कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तो वो यहाँ पर कई बार क्या है, टाइपिंग में रह जाता है। तो जॉन मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसको? स्नानागार को। डी कोशाम्बी ने उस स्नानागार की तुलना पुष्कर अथवा कमलताल से की है, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थान मोहनजोदड़ो से मिला है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से और क्या मिले हैं? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी का एक फूलदान मिला है, एनसीईआरटी में दिया गया है सब ये। तो कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मोहनजोदड़ो से, चांदी का फूलदान मोहनजोदड़ो से। बस्ती दो भागों में विभाजित है। पश्चिम में एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर, जिसे दुर्ग कहा गया है, और दूसरा पूर्व में कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है, इसे निचला शहर कहा गया है। यानी पश्चिमी भाग में दुर्ग बना दिया और पूर्वी भाग में आपका पूरा शहर बसा हुआ है। और दुर्ग की ऊंचाई क्यों है? क्योंकि इसे कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया है, इसलिए इसका ये क्या है, ऊंचा है, ऊंचाई पर बना हुआ है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। ये यहाँ पर आपका शहर है, इसके चारों ओर बाउंड्री है। ये आपका दुर्ग है, इसके चारों ओर बाउंड्री है, यानी दोनों की अलग अलग बाउंड्री है। बस्ती का नियोजन करके बसाया गया था। प्लानिंग, यानी आप वहां पर देखोगे समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, नालियों की व्यवस्था है, अतिक्रमण की व्यवस्था नहीं। मतलब एकदम जैसे आधुनिक काल में बस्तियां काटी जाती हैं, कॉलोनीज काटी जाती हैं, वैसे प्लानिंग करके यानी नियोजन करके बसाया गया था। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 होता था। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, अनुपात है ये। मतलब जितनी उसकी लंबाई है उसकी आधी उसकी चौड़ाई होगी और चौड़ाई की आधी उसकी ऊंचाई होगी। अब देखिए, जो मकान में ईंटें लगी हुई हैं उनका आकार तो है 28 × 14 × 7। देखिए 7 के पहाड़ी में आप काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौका 28। तो ये क्या आ जाएगा? 1:2:4, यानी 4:2:1 आ जाएगा। तो मकानों में जो ईंटें लगी हैं वो तो है छोटे साइज की, अनुपात वही है 4:2:1। जो शहर की चार दीवारी में ईंटें लगी हुई है वो 40-20-10 की, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौका 40, 4:2:1 की। लेकिन ईंटों की साइज बड़ी है, अनुपात वही है। तो ये मकानों में और शहर की जो चार दीवारी है उसमें लगी हुई ईंटें छोटी बड़ी हैं। सड़कें व नालियां ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति ऐसे, ये जो आपका ग्राफ जैसा होता है ना, वैसे जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर। ढके हुए नाले होते थे, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी बहता रहे। घरों की नालियां सड़कों की नालियां से जुड़ी होती थी और बाद में बड़े नालों से जोड़ दी जाती थी। नाले ढके होने के कारण सफाई हेतु इसमें मेन होल बनाए जाते थे, जहां पर जो ठोस कचरा इकट्ठा हो जाए उसको निकाला जा सके। यानी घर से नाली निकलेगी, जो गली वाली नाली में मिल जाएगी वो बड़े नालों में मिल जाएगी, बड़े नाले शहर से बाहर चले जाएंगे।
लोथल में किले व निचले नगर के अलग अलग चार दीवारी नहीं थी, दोनों भागों को एक ही दीवार से घेरा गया था। लोथल में ये मान लो कि शहर हो गया, दुर्ग हो गया, और ये आपका शहर हो गया। इनके अलग अलग चार दीवारी नहीं है, पूरे के इकट्ठी चार दीवारी है। ध्यान रखें, ये कौन सा स्थान पर? लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो दुर्ग वाला इलाका है और जो निचला शहर है उसकी अलग अलग बाउंड्री नहीं है, और उसके पूरे के शहर के चारों ओर ही एक सिंगल बाउंड्री है। धोलावीरा में अलग सिस्टम है वो, और देखो धोलावीरा नगर ऐसा है जो 3 भागों में बटा है, बाकी सारे 2 में, धोलावीरा बटा है 3 भागों में। एक भाग हो गया, आप मैंने लिख भी रखा है धोलावीरा का विवरण में, एक भाग आपका दुर्ग वाला हो गया, एक मध्य शहर हो गया और एक निचला शहर हो गया। 3 भाग हैं, और तीनों के चारों ओर सम्मिलित चार दीवारी भी थी, अलग अलग भी थी। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है हमारी PDF में। देखिए, ये उनका मान लो दुर्ग हो गया, ये उनका बीच का शहर हो गया, और ये उनका निचला इलाका। ये चार दीवारी नहीं है, ये मैं शहर बना रहा हूँ, ये मान लो। इनके सबके चारों ओर चार दीवारी है, तीनों के चारों ओर, और इस पूरे के चारों ओर भी चार दीवारी है। समझ गए बात को? तीनों पार्ट में चार दीवारी है। पहली बात तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उनका वो 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग वाला इलाका और मध्य शहर और निचला शहर, और तीनों के अलग अलग भी दीवार है, और सम्मिलित रूप से तीनों के चारों ओर भी एक बाउंड्री वहाँ पर खींची गई है। गृह स्थापत्य, घर एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी बीच में आंगन, उसके चारों ओर कमरे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। एकांतता को महत्व दिया जाता था कि भी बाहर से ताका झांकी वाला सिस्टम न रहे, अंदर जो कर रहे हैं वो अंदर तक सीमित रहे। तो इसलिए भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, जो जमीन से लगती हुई दीवारें हैं, यानी ऊपर वाली मंजिल 2 मंजिले मकान भी थे, वहां पर अवशेष कैसे मिले हैं? सीढ़ियां चढ़ी हुई है, तो उससे अनुमान लगाया गया कि ऊपर दूसरी मंजिल भी थी, हालांकि दूसरी मंजिल बची हुई नहीं है किसी की भी। तो निचले जो मंजिल थी उसमें कहीं पर भी आपको खिड़कियां नहीं मिलेंगी, ताकि बाहर से किसी प्रकार का कोई देख ही नहीं सके। मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था। सोच के देखिए मन में कि आपका जो घर है उसके सामने दीवार मिलेगी आपको, यानी जैसे ही घर में एंट्री होगी अंदर कुछ नहीं दिखेगा, किसी कमरे की दीवार दिखेगी, यानी घर का आंगन बाहर वाले गेट से नहीं दिखता, अंदर जाके आपको दाएं या बाएं मुड़ना होगा तब जाके आंगन दिखेगा, ताकि बाहर से जो राहगीर गुजरते हैं उनको घर के अंदर की परिस्थितियों का पता न चले। तो ये प्राइवेसी को लेकर महत्व हो गया उनका। हर घर का ईंटों से के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियां दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। तो ये सामान्य सी बात है। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, ताकि वो पता चल गया हमें कि दूसरी मंजिल भी है। कई आवासों में कुएं थे। अधिकांश कुएं एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। कुआं, जो घरों में कुएं मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं, घरों में कुएं मिले हैं, वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो एकदम बाहर वाला कमरा है जो गली में खुलता है उसमें कुआं है। तो संभवतः ऐसा है कि जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो उस कुएं में से पानी निकाल के पी भी लें और घर के अंदर भी उनको नहीं जाना पड़े। लोथल में आवासों के लिए कच्ची ईंटों व नालियों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। लोथल में घरों में पक्की ईंटें नहीं हैं, लेकिन नालियों में पक्की ईंटें लगी हुई हैं। मोहनजोदड़ो में दुर्ग। अब दुर्ग वाले हिस्से में बहुत सी चीज़ें मिली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक मिला है माल गोदाम, जिसके केवल निचले हिस्से शेष है, क्योंकि हो सकता है ऊपर का हिस्सा वहाँ का लकड़ी का था वो खराब हो गया, तो नीचे मतलब जो नींव है वो आपको दिखाई देती है। विशाल स्नानागार दुर्ग क्षेत्र में मिला है। ये एक आयताकार जलाशय है, इस प्रकार का अर्का आप बोल सकते हैं। दूसरी साइड से वैसे दिखता है, लेकिन हमें इसको ऐसे देख लेना चाहिए। अब इसमें उत्तर और दक्षिणी भाग में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में आपको 9 सीढ़ियाँ मिलेंगी, उत्तर और दक्षिण में। इसकी जो दीवार है, गड्ढे के अंदर दीवार तो करी रखी है, उस पर जिप्सम की परत चढ़ाकर पानी को रोका गया है, यानी उसमें पानी भर दिया जाए, वो रिसे नहीं। तो ये दुनिया में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण माना जाता है कि दीवारों का पानी रिसे नहीं, तो इसलिए जिप्सम की कोटिंग की गई है उसके ऊपर। इसके तीनों और कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा कुआं था। एक में 3 साइड में इसके कमरे बने हुए हैं, उनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके नीचे एक छेद किया हुआ था और ढलान थी एक साइड में, वहाँ से पानी है वो खराब होने के बाद निकाल दिया जाता था और कुएं से फिर से इसको भर दिया जाता था। इसके उत्तर में एक गली की दूसरी ओर एक छोटी संरचना थी, जिसमें 4+4 यानी 8 स्नानघर बनाए गए थे। छोटे मतलब हो सकता है कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, इस प्रकार से वहाँ पर उसमें स्नान करने की डुबकी लगाने के बाद में उसके 8 स्नानघर वहाँ पर बनाए हुए थे। मोहनजोदड़ो से बसावट के 7 स्तर मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया, एनसीईआरटी में था नहीं। यानी वहाँ पर उसकी खुदाई में परतें मिली हैं 7 प्रकार की।
तो ये आपको इससे पता चलता है कि ये शहर है वो कम से कम 7 बार बसा और उजड़ा है, यानी कई बार उसमें बसावट के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा ये देखिए मोहनजोदड़ो की दुर्ग वाली बात बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा दुर्ग में क्या मिला है, पुरोहित आवास। बृहद जो स्नानागार है वहाँ के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जिसे पुरोहितों का महाविद्यालय आवास या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया है। पुरोहितों का आवास या एक महाविद्यालय जैसी संरचना बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व दिशा में मिली है। सभा भवन मिला है एक वहाँ से 27 गुणा 27 मीटर का असेंबली हॉल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, हड़प्पा से मिला है, उसका नाम भी आगे हम देखेंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रें मिली है लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिला है। अलग अलग इलाकों में वैसे कब्रें हैं लेकिन कब्रिस्तान अलग से नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्नानागार था, विशाल स्नानागार, उसका आकार आप याद रखना चाहें तो लगभग 54-55 मीटर का है, 55 गुणा 31 मीटर का ये है उसका। और फुट में करना चाहें तो वो 3.12 से लगभग आप गुणा कर दें इसको, तो लगभग 54 पॉइंट समथिंग है, 54.8 है शायद। तो 55 गुणा 31 मीटर आप याद रख लो लगभग, क्योंकि कई बार तो 4 कथन आते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें लिख देते हैं। हड़प्पा की दुर्दशा का कारण क्या है? देखिए मोहनजोदड़ो में आपको संरचनाएं बहुत ठीक तरीके से मिली, हड़प्पा में उतनी अच्छे तरीके से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हमने देखा रेलवे लाइन में ईंटें इस्तेमाल कर ली गई, आसपास के जो इलाकों के लोग थे वो भी अपना घर बनाने के लिए उससे ईंटें निकाल ले गए, तो इसलिए हड़प्पा बेहतर स्थिति में हमें नहीं मिला। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था जिसे ईंट चुराने वालों ने नष्ट कर दिया। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर मुल्तान के बीच रेल पटरी बिछाने के लिए पर्याप्त थी। रटना नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो कि कथन किसका है। कनिंघम कहता है कि हड़प्पा से इतनी ईंटें निकाल ली गई कि लाहौर और मुल्तान के बीच में यदि रेलवे पटरी बिछाई जाए तो उसमें भी वो काम चल जाए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में है ये, और वर्तमान में साहिवाल है जिले का नाम। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, ये मैंने आपको बता दिया था। 1920 और 30 के दशक में MS वत्स यानी माधव स्वरू वत्स ने वहाँ पर खुदाई की। 1946 में मार्टिमर व्हीलर, REM व्हीलर एक ही बात है, 1946 में की थी। 1964-65 में जॉर्ज F डेल्स ने, जिन्होंने मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो वाली किताब लिखी, अमेरिकी थे ये। और 1986 से 96 के दौरान मार्क केनोर और मीडो ने वहाँ पर उत्खनन किया था। तो मीडो तक का तो मेरे हिसाब से 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में नहीं जरूरत होती, डेल्स तक का आप देख लेना। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंड AB कहा, माउंड का मतलब टीला ही होता है शायद। गढ़ के उत्तर भाग में मिले टीले में माउंड F कहा गया, यानी एक तो माउंट AB हो गया जो व्हीलर ने हड़प्पा का दुर्ग वाला टीला था, उत्तर में एक और टीला है उसको माउंट F कहा गया। यहाँ से श्रमिक आवासों के अवशेष मिले हैं, यानी जैसे ऐसे एक छोटे छोटे बहुत सारे कमरे मिले हैं, तो हो सकता है वो श्रमिकों के आवास थे। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। R37 हड़प्पा में मिला कब्रिस्तान है, मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से पीतल का तांगा, या जिसको आप इक्का गाड़ी भी बोल सकते हैं, वो भी मिला है। तो पीतल का तांगा या इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल से भंडार गृह मिले हैं, यानी अनाज के स्टोरेज सेंटर से वहाँ पर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, और ये क्या रह गया, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ मिली हैं। हालांकि इस पर डिबेटेबल रहता है कि अग्निवेदियाँ हैं या वो चूल्हे हैं कि क्या है, लेकिन कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ मिली हैं। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब देखिए सामाजिक भिन्नताएं भी, लोगों में वहाँ पर क्या आपको समाज में वर्ग भेद मिलता है, क्या अमीर और गरीब वाली वैसी कोई स्थिति है, और यदि है तो पता कैसे चले उसका, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ पढ़ा नहीं गया है आज तक, और लिखा भी क्या है, एक एक पंक्तियाँ वहाँ पर उन्होंने लिख छोड़ी हैं। अब एक तो पता चलता है शवाधान से कि प्राचीन काल में आप किसी भी सभ्यता में देखोगे, जैसे सबसे ज़्यादा तो मिस्र में आप देखोगे तो वहाँ पर कब्रों में तो देखो कितनी महंगी महंगी वस्तुएं वो छोड़ देते थे। तो यहाँ पर आपको कब्रों का अध्ययन करना है कि कब्रों के अंदर जो पैसे वाले धनवान लोग हैं वो कोई कीमती धातु या और चीज़ें छोड़ते थे, जो कम समाज में जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी वो कुछ सामान्य तौर की धातुएं या बहुत ही छोटे मोटी चीज़ें वहाँ पर कब्रों के अंदर छोड़ते थे। लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पर फैशन टाइप में नहीं है कि कब्रों के अंदर महंगी चीज़ें छोड़ी जाए। तो एक तो शवाधान का तरीका हो गया, दूसरा है बर्तन कैसे इस्तेमाल होते। तो फयोंस का प्रश्न भी आया था। तो फयोंस ऐसा बर्तन था जो कि थोड़ा सा बनाने की उसकी टेक्निक मुश्किल थी, तो वो कम बनते थे, तो हो सकता है वो कुछ अमीर लोगों के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे। तो शवाधान, हड़प्पा में गड्ढों में दफनाए गए शवों को देखकर सामाजिक भिन्नता का अवलोकन किया जा सकता है। कुछ गड्ढों की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी पक्की कब्रें, कुछ कब्रें कच्ची कुछ पक्की।
कब्रों में मृतभांड व आभूषण मिले हैं जो किसी ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का मृत्यु के बाद उपयोग किया जा सकता था, कि भाई मृत्यु के बाद में हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो कुछ जरूरी सामान उसके साथ रख देते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों की कब्रों से आभूषण मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अभी यहाँ आपको कुछ नहीं लग रही, जब 4 पंक्तियां देते हैं ना तब ये लाइनें दिक्कत कर देती हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तांबे के दर्पण, कांच तो है नहीं तो तांबे का ही दर्पण होता था उस समय। कांस्य युगीन सभ्यता है वैसे ये कांस्य का इस्तेमाल होता है तांबे में टिन मिलाकर। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य चीजें दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। फायोन्स क्या है, छठी में भी दे रखा है, 12वीं में दे रखा है। घिसी हुई रेत यानी बालू है और उसमें कुछ रंग और गोंद जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ है, उसका मिश्रण बनाया जाता है और उससे फिर जो पदार्थ बनता है उससे कुछ बर्तन वगैरह या कुछ अन्य चीजें बनाई गई हैं, तो वो फायोन्स हो गया। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो 7 हेक्टेयर में, मतलब बिल्कुल छोटी सी बस्ती है, फैली एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्पों के काम में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म यानी धातुओं को गलाना वगैरह, मुहर बनाना, बाट बनाना ये शामिल थे। चहुंदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। खोज 1931 में की, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये चूंकि चहुंदड़ो आ गया तो इसकी बात देख लेते हैं। तो 1931 में इसको खोजा NG मजूमदार ने, लेकिन तब खुदाई नहीं हुई कोई ज़्यादा। उत्खनन मुख्य रूप से किया है इसका 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। चहुंदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, एनसीईआरटी का फैक्ट है। मनके सर्वाधिक कार्निलियन के बनते थे। मनके अलग अलग कई प्रकार के पदार्थों से बने हुए मिले हैं, पत्थरों से। जो चमकीले टाइप के पत्थर हैं, कोई लाल है और मतलब उसके कई सारे पत्थरों के नाम भी आते हैं आपके। तो कार्निलियन के सबसे ज़्यादा मनके मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो, लोथल और बगसरा गुजरात से मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो, लोथल और बगसरा। बगसरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। इसके अलावा नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान, दोनों बस्तियां समुद्र के समीप स्थित हैं। ये दोनों शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीप उद्योग शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, नागेश्वर और बालाकोट। इसके अलावा शंख की चूड़ियों का अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं नागेश्वर से। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। अब ये इतनी चीजें बना रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता था? क्योंकि एक ही स्थान पर तो सभी प्रकार के चीजें मिल जाए तो जरूरी नहीं है, तो कहाँ कहाँ से चीजें आती थी, कहाँ से धातुएं आती थी, कहाँ से कीमती पत्थर आते थे। माल प्राप्ति की नीतियां देखो। पहली नीति तो ये थी कि बस्ती वहां स्थापित कर दी जाए जहां पर कच्चा माल उपलब्ध हो। भाई जो जिस चीज़ का सामान बनना है उसके आसपास ही वैसी एक बस्ती बना दो ताकि वहाँ से कच्चा माल आप उपलब्ध होता रहे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट वो समुद्री तट के किनारे थे तो शंख वहाँ पर उपलब्ध था, तो उसके आसपास शंख से बनाने वाली वस्तुओं के लिए बस्ती स्थापित कर दी गई। शोरतुगई अफगानिस्तान अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के स्रोत के निकट था, यानी वहाँ आसपास से लाजवर्द मणि मिल जाती थी। लोथल ये कार्निलियन और सेलखड़ी और तांबा स्रोतों के निकट था। कार्निलियन वहाँ पर गुजरात में भड़ोत से मिल जाता था, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिल जाती थी और तांबा राजस्थान से मिल जाता था। तो उसके आसपास के इलाकों में ये लोथल वहाँ पर एक बस्ती हो गई जहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी। दूसरी माल प्राप्त करने की नीति थी उपमहाद्वीप में अभियान भेजना। यदि आसपास में वो नहीं मिलता है तो उपमहाद्वीप की यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ही दूर दूर तक अभियान भेजकर और वहाँ से व्यापारिक समझौते करके और वो चीज़ें मंगवाना। जैसे तांबे के लिए राजस्थान के खेतड़ी अंचल में, सोने के लिए दक्षिणी भारत में कर्नाटक में अभियान भेजना। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। देखिए उसी कालखंड में हड़प्पा के लोग खेतड़ी में जा रहे हैं, तांबा लेकर आ रहे हैं, लेकिन खेतड़ी क्षेत्र आपका हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्योंकि वहाँ पर वैसी मुद्राएं आपकी मोहरें नहीं हैं, वैसे आपके बाट नहीं हैं, वैसी ईंटों का इस्तेमाल नहीं है, वैसे शहरों की संरचना नहीं है, यानी हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं उसमें नहीं है। उस कालखंड का है, हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, फिर भी गणेश्वर जोधपुरा एक अलग संस्कृति है, वो हड़प्पा संस्कृति का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं बात को, जो मैंने आपको शुरू में संस्कृति का बताया। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कर माल प्राप्त करना, ये तीसरी नीति है। भाई उपमहाद्वीप में भी जो चीज़ें नहीं मिल रही वो दूर से मंगवाई जाए। जैसे तांबा राजस्थान के साथ साथ संभवतः अरब प्रायद्वीप के
छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। अरब प्रायद्वीप में, अरब देश है एक ओमान, वहां से लाया जाता था। काली परत चढ़ा हुआ एक हड़प्पाई मर्तबान ओमान से मिला है, वहां से अवशेष मिले हैं। हड़प्पा का एक बर्तन वहां से मिला है, काली परत चढ़ा हुआ। अब ये मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा बातें इसमें ऐड कर दी। और चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मिलती थी दोनों चीज़ें। इसके अलावा अकेला टिन तोसाम से भी मिलता था, यहाँ से चांदी नहीं मिलती थी। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और अरबी देश ओमान से। सोना कर्नाटक में मैसूर के कोलार क्षेत्र से। फ्लिंट, चर्ट और चकमक पत्थर, चर्ट से बाट बनते थे और जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी से बनती थी। इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैंने शायद लिखी भी है। पाकिस्तान की रोहिड़ी और सुक्कुर खानों से मिलते थे फ्लिंट, चर्ट और चकमक पत्थर। लाजवर्द मणि, ये द है भाई, लाजवर्द मणि, ये इसको वैदूर्य कहते हैं, ये अफगानिस्तान में बदख्शां प्रांत से। जेड या जस्ता, ये तुर्कमेनिस्तान से यानी मध्य एशिया से। एक बार मैंने भी देखा था कि जेड या जस्ता कहाँ से प्राप्त होता था, तो उसमें लिख रखा था मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान उसमें नहीं था ऑप्शन, मतलब एशिया के ही दिशाओं के आधार पर नाम दे दिए। तो तुर्कमेनिस्तान आपको पता होना चाहिए मध्य एशिया में है। कार्नेलियन काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात से। सुलेमानी पत्थर कैल्सिडनी, इसको चैल्सिडनी भी लिखते हैं, और स्फटिक ये गुजरात से। सेलखड़ी जिससे मोहरें बनती थी, ये बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। जैस्पर, संगमरमर और ब्लडस्टोन ये राजस्थान से मिलते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में देखो कुछ नाम मिलते हैं। मेसोपोटामिया कहाँ पर है? इराक में। आज का जो आधुनिक आपका इराक है वहाँ पर थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहाँ पर क्यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल होता था। 11वीं कक्षा में पूरा एक चैप्टर है। तो मेसोपोटामिया अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता के संबंध में भी जानकारी मिलती है। तो वहाँ मेसोपोटामिया अभिलेखों में कुछ नाम है, जैसे दिलमुन, वो इस्तेमाल किया गया है बहरीन के लिए। आपको ओमान के आसपास ही वहाँ पर एक देश दिख जाएगा अरब प्रायद्वीप में, बहरीन। मगान ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ओमान के लिए। और मेलुहा ये हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए। ये तीन संभवतः नाम इस्तेमाल किए गए हैं, दिलमुन, मगान और मेलुहा। दिलमुन बहरीन, मगान ओमान और मेलुहा हड़प्पा। तो इनके संपर्कों की जानकारी मिलती है कि इन स्थानों में आपस में व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। तो एक लाइन है एनसीईआरटी में, पता नहीं कौन कहां से पूछ लिया। अभी हमने रीट में देखा कि कुछ का कुछ ही पूछ लेते हैं एनसीईआरटी से, तो मैंने लिख दिया। तो ये एक मेसोपोटामियाई मिथक है जिसमें हाजा पक्षी है वो संभवतः मोर था, बाकी इसका कोई अर्थ निकलता नहीं। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की कुछ मोहरों पर हड़प्पाई चित्र मिले हैं, तो इससे संपर्क का पता चलता है। दिलमुन बहरीन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे, यानी जिस अनुपात के बाट माप, जिस वजन के हड़प्पा सभ्यता में है, वैसे ही बाट माप आपको दिलमुन यानी बहरीन से मिले हैं। मोहरे, हड़प्पाई मोहरे हड़प्पा सभ्यता की, देखिए सबसे पहले ही 12वीं क्लास में प्रश्न है और 12th में प्रश्न पूछ भी लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो मुहर। आपको मुहर दे दे, आपको वहाँ के मृदभांड दे दे, या ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दे, आपको बाट दे दे, तो आप उसमें लिखेंगे मुहर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मुहर। मोहरें सामान्यतः सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहरें सेलखड़ी से, बाट चर्ट पत्थर से। कुछ चांदी की मोहरें भी मिली हैं। मोहरें सामान्यतः होती हैं वर्गाकार, एकदम ऐसे चौकोर डिब्बे जैसी। बेलनाकार भी है लेकिन ज़्यादातर मोहरें वर्गाकार हैं। कुछ मोहरें बेलनाकार हैं। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र मिलते हैं और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस लिपि के वो चिन्ह है, चित्राक्षर लिपि आप उसको कह सकते हैं, तो उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। जानवरों में भी सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं आपको यूनिकॉर्न के, और वैसा जानवर होता नहीं कोई, मिला नहीं आज तक। मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, यूनी मतलब एक, कॉर्न का मतलब सिंग, तो एक सिंग वाला जानवर का वहाँ पर मिला है। वैसे घोड़े जैसा दिखता है, आगे उसमें सिंग लगा हुआ है, नाक के ऊपर एक, सिर के ऊपर है, तो उसका चित्रण हुआ है। तो एक सिंग वाला जानवर यूनिकॉर्न के सबसे ज़्यादा चित्र मोहरों पर है, काल्पनिक जानवर है ये। इसके अलावा पशुपति शिव की एक प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसमें ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, उसको शिव का पशुपति रूप माना गया है। दोनों पैरों के तलवे जुड़े हुए हैं ध्यान मुद्रा में और योगी की तरह बैठे हैं वो। सिर पर भैंसे के सींग हैं और उसके चारों ओर जो जानवर हैं, गेंडा, जंगली भैंसा, हाथी और बाघ, उसके चारों ओर ये जानवर हैं। नीचे आपको 2 हिरण के बच्चे दिखते हैं फोटो में, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है मैं इसमें इमेज भी ऐड कर दूं साथ में, मेरे को याद रहा तो। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, ये पूरा हो गया पेज। लिपि,
हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ रहता था। मोहरों पर जानवर का चित्र संभवतः अनपढ़ लोगों को समझाने के लिए संकेत हो सकता है। भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो जानवरों का चित्र देखकर समझ जाएं कि ये किसकी मोहर है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पर जानवरों के चित्र लगाए गए हों। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं और जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें 26 चिन्ह हैं। कोई सीधी लाइनें हैं, कोई मछली जैसा निशान है, इस प्रकार के। तो सबसे बड़े अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। निश्चित रूप से ये लिपि वर्णमालीय लिपि नहीं थी, क्योंकि वर्णमाला में तो ध्वनियों के आधार पर अक्षर तो बहुत कम होते हैं और उसमें फिर बाद में उन्हीं को जोड़ जोड़ के वर्णमाला लिपि में तो शब्द बनते रहते हैं। लेकिन ये चिन्हों के आधार पर लिपि है और इसमें एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। यह लिपि संभवतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं कैसे पता चलता है? जो लिखा हुआ है उसको आप यदि ध्यान से देखेंगे, देखिए आप, मैंने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, मेरे पास इतनी ही जगह है, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। मैं सोचता हूँ लास्ट में मेरे पास जगह कम बच गई, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में चीज़ों को पास पास लिखूंगा। देखिए पता कैसे चलता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं है। ये एक डिब्बा है और मेरे को इसी के ऊपर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया हड़प्पा सभ्यता। अब मेरे को लिखना है के स्थान, तो मैं क्या लिख करूँगा कि जगह कम बच गई तो के स्थान पास पास लिखूंगा। इससे क्या पता चलता है कि मैंने बाईं ओर से शुरू किया, दाईं ओर मेरे पास स्थान कम बचने लगा तो मैंने अक्षर पास पास लिख दिए। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको ऐसा दिखता है कि बाईं ओर आपको अक्षर पास पास दिखते हैं, दाईं ओर खुले खुले दिखते हैं। तो इससे अनुमानित है, क्योंकि वो पढ़ी तो गई नहीं है, कि वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाइए। कुछ ये भी मानते हैं कि वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ लिखी जाती थी। बूस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं उसको। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों तरफ भी लिखी जाने के कुछ इतिहासकार, कुछ जो भाषा विज्ञान से संबंधित है, वो मानते हैं कि दोनों तरफ लिखी जाती थी। मोहरों पर देखिए बैल तो है पर गाय का चित्र नहीं है। घोड़े के उपयोग के लेकर यह मत है कि संभवतः वे घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन इसके न के बराबर अवशेष मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी घोड़ा देखा ही नहीं हो, लेकिन घोड़ा कोई बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाला जानवर वहाँ पर नहीं है। बहुत ही रेयर केस में अवशेष मिलते हैं। कई बार तो जो घोड़ों के अवशेष बताए जाते हैं वो बाद में पता चला कि जंगली गधे के अवशेष थे। तो इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे। सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। बाट की विशेषता देखो, घनाकार थे। जो आपकी डाइस नहीं होती क्या पासे वाली, वैसे आकार की, घनाकार एकदम, मतलब इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ही ऊंचाई। कोई निशान नहीं होता था, निशान रहित बाट, एकदम प्लेन। फिर उसके बाद में किससे बनते थे? चर्ट पत्थर से। अनुपात क्या होता था? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 12,800 तक। यानी 1 किलो का बाट है, मतलब किलो नहीं है वो, कुछ उनका कुछ और वजन है। उससे दुगना बाट है, फिर उससे दुगना बाट है, फिर उससे दुगने का बाट है। प्राचीन सत्ता। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को महल की संज्ञा दी, परंतु यहाँ से कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। जो मैंने आपको बताया ना, एक तरफ पश्चिम में दुर्ग वाला इलाका, तो वो महल की संज्ञा तो दे दी, लेकिन वहाँ पर कोई कीमती वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से, जिसको क्या कहा गया है? पुरोहित राजा। जो सामान्य तौर पर आप हड़प्पा वाली वो मूर्ति देखते हैं ना एक, वो, जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं मूर्ति के अंदर, क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के पुरोहित राजा के बारे में जानते थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में ढूंढी। मेसोपोटामिया में आपको मिलते हैं बड़े बड़े जिगुरात मंदिर, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और वहाँ की लिपि पढ़ ली गई है यूनिफॉर्म, और बहुत सारी पट्टिकाओं पर उनके लिखा हुआ मिला है। तो लगभग सारा उनका कुछ पता चल गया। पता चला कि जिगुरात का जो मुख्य पुरोहित होता था वही उस इलाके का शासन संभालता था। अब चूंकि इतिहासकारों ने जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना देखना शुरू किया तो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पता लग चुका था। उससे साम्यता स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो दुर्ग वाले इलाके हैं, वहाँ से जो मूर्ति मिली है पुरोहित की, तो ऐसे यहाँ पर भी पुरोहित होता था और वही वहाँ का राजा होता था। तो मेसोपोटामिया से साम्यता स्थापित करके ये कहा गया। सही है, ये कोई जरूरी नहीं। एक अनुमान यह है कि सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आपको कब्रों में या महल वाले इलाकों में कोई महंगी वस्तु मिल जाए ऐसा मिलता नहीं। तो कहते हैं कि सामाजिक स्थिति लगभग लोगों की समान थी। कई यह मानते हैं कि पूरे क्षेत्र का एक ही राजा था, कि भाई हड़प्पा, कई कहते हैं कि हड़प्पा का अलग शासक है, मोहनजोदड़ो का अलग है, कालीबंगा का अलग है। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विचार है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, कि इसका पूरे में कोई एक राजा हुआ करता था। क्योंकि नहीं तो इतने बड़े इलाके में एक जैसी मोहर, एक जैसी लिपि, एक अनुपात की ईंटें, एक जैसे मतलब बस्तियां, वो पश्चिम और पूर्व वाले 2 हिस्से, और फिर वैसे ही नालियां बनी हुई, वैसे ही शहर बसे हुए, तो ये किसी बिना एकीकृत शासन प्रणाली के तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी इस पूरे इलाके में। कुछ मानते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि के अलग अलग शासक थे। तो ये अलग अलग विचार हैं। सभ्यता का देखिए, अब सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखी है, तो वो मैंने अभी तक शुरुआत के बारे में शायद लिखा नहीं है।
हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया, यानी वहां से लोग वहां के से इलाकों को छोड़ छोड़ के चले गए 1800 ईस्वी पूर्व। तथा गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थान है वहां से लोगों की मतलब बसावट के संकेत बाद में नहीं मिलते, हट रहे हैं और नई बस्तियां गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, पर हड़प्पा सभ्यता की पूरा वस्तुओं की जो विशेषताएं हैं, जैसे उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, बाट, मनके, मोहर, एक समान माप की ईंटें, लंबी दूरी का व्यापार, ये सब समाप्त हो गया। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप में जिन इलाकों में हड़प्पा सभ्यता के 1900 से 1300 ईस्वी 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में जो हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्थान थे, वो सारे ऐसा नहीं है कि नष्ट ही हो गए हैं। उसके बाद के काल में भी यहाँ पर लोग निवास करते रहे हैं, बस्तियाँ बसी हैं, लेकिन उनकी वो विशेषताएं नहीं है हड़प्पा वाली। न उनके वैसे शहर बचे हैं, मतलब शहर तो ख़त्म ही हो गए। नहीं तो वैसे उसके बाद में आप देखेंगे शहरों का तो आपको कहीं जाकर 1200 साल बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में शहर देखने को मिलते हैं। न वैसी मोरे हैं, न वो बाट है, न वो मनके हैं, न उनके वैसे बर्तन बचे हैं, मतलब वो विशेषताएं सारी नष्ट हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, यानी वैसे मकान नहीं बन रहे। कुल मिलाकर एक ग्रामीण जीवन शैली ही शेष रह गई। शहरी जीवन की व्यवस्था समाप्त हो गई है 1900 ईस्वी पूर्व के बाद। अब ग्रामीण जीवन शैली, इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। जो बाद वाली है ना, उनको उत्तर हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। सभ्यता के अंत के लिए देखिए क्या क्या जिम्मेदारी बताई गई है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जलवायु में परिवर्तन हो गया हो, वनों की अधिक कटाई हो गई हो, बाढ़ आ गई हो, नदियाँ सूख गई हो या नदियों ने मार्ग बदल लिया हो, भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग होने के कारण भूमि अनुपजाऊ हो गई हो, ये बताए जाते हैं। लेकिन आप जो देखें हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। उत्तर में आप अफगानिस्तान तो चलो छोड़ दो, वहाँ पर तो 1-2 बस्तियाँ हैं। आप भारत में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पाकिस्तान में सुतका गेंडोर से लेकर और आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश तक आप देखेंगे कितना बड़ा इलाका है। उस इलाके में आप ये नहीं कह सकते कि बाढ़ से सारा इलाका नष्ट हो गया, आप ये नहीं कह सकते कि आग लग के नष्ट हो गया, या आप ये नहीं कह सकते कि पूरे इलाकों में वनों की कटाई के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। वो किसी एक एरिया विशेष के लिए सही हो सकती है, लेकिन इतने पूरे बड़े इलाके के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक आक्रमण के साक्ष्य कि आक्रमण हुआ, उसके कारण सभ्यता नष्ट हुई। जॉन मार्शल ने 1931 में अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो की एक संकरी गली को डेड मैन लेन बताया, क्योंकि वहां पर मरे हुए लोगों के अवशेष मिले, तो डेड मैन लेन हो गया वो। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे लगभग 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले हैं, उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। यानी कि उनको दफनाया हुआ सा प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता है कि किसी विद्रोह में, झगड़े में वो मारे गए और वैसे के वैसे बाद में मिट्टी में दब गए। तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर आक्रमण हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी और आगे भी जानकारी आएगी। फिर ये मैंने कुछ और कारण लिख दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अलग संबंध में अलग अलग विद्वानों ने क्या कारण बताए हैं पतन के। भूकंप से अंत हुआ या भूतात्विक परिवर्तन हुआ कहे, ये मत दिया है M.R. साहनी ने, R.L. राइक्स ने और G.F. डेल्स ने। H.T. लैम्बिर्क ने इस मत का खंडन किया है कि भूकंप से सभ्यता का अंत हुआ है। प्रशासनिक शिथिलता, यानी उनका जो प्रशासन है वो वैसा चुस्त दुरुस्त नहीं रहा, ये कहा जॉन मार्शल ने। नदियों का मार्ग परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत का ये रीजन बताते हैं H.T. लैम्बिर्क, माधव स्वरूप वत्स, जॉर्ज F. डेल्स। आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ये R.P. चंदा, व्हीलर है, मैन तो इसमें व्हीलर जरूर याद रखो, और स्टुअर्ट पिगट। G.F. डेल्स ने इसका खंडन किया, क्योंकि इसकी किताब भी है ना, मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, अभी उसके बारे में विवरण भी शायद नीचे मैंने लिख रखा है। फिर B.B. लाल, P.B. गणे, और गणे है कि काणे है, ऐसा कुछ नाम भूल रहा हूँ शायद इसका, और K.U.R. कैनेडी ने इसका खंडन किया। सबसे पहले G.F. डेल्स ने, बाद में बाकियों ने इसका खंडन किया। पारिस्थितिकी असंतुलन, जैव विविधता अंत हो गया, ये कहते हैं फेयर सर्विस, रफीक मुगल, B.K. थापर। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत, फेयर सर्विस, रफीक मुगल, B.K. थापर। जलवायु परिवर्तन और शुष्कता के कारण, ओरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और गुरदीप सिंह। लाजवर्द व्यापार का पतन, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण किसने बताया है, शिरीन रत्नाकर ने। मलेरिया या ऐसी कोई महामारी फैलने के कारण पतन हो गया, ये K.U.R. कैनेडी ने। और वो कुछ जो अवशेष हैं, जो मनुष्य के अवशेष मिले हैं जो उनकी कब्रों से, उनमें इन्होंने बताया है कि वहाँ पर मलेरिया फैल गई थी।
1947 में आर.एम. व्हीलर ने इन पुरातात्विक साक्ष्यों का ऋग्वेद से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का मतलब है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अथवा गढ़ विध्वंसक कहा गया है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के जनसंहार के साक्ष्यों को इंद्र के हमले से जोड़कर देखा। आर.एम. व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में पुर का मतलब मिलता है और ऋग्वेद का काल हड़प्पा के बाद का काल है। तो वो कहते हैं कि पुर का मतलब है गढ़ों, मतलब गढ़ या किला, और पुरंदर जो कि इंद्र का पर्यायवाची है, तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है, यानी गढ़ को ढहाने वाला। तो वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो पश्चिमी इलाके में जो दुर्ग है, हर शहर के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग है, उनको ढहाना इंद्र का काम है और इसलिए उनको पुरंदर कहा गया है। तो वो आर्यों के देवता इंद्र को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो व्हीलर की थ्योरी है। 1960 के दशक में जॉर्ज एफ डेल्स ने अपनी पुस्तक द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, कि वो मिथिकल है मतलब काल्पनिक एक मैसेकर है, ऐसा कोई हुआ नहीं वहाँ पर कि वहाँ पर हमला, जो बताया जा रहा है कि वो लोगों के अवशेष मिले, वो ये तय नहीं करते कि वहाँ पर कोई हमला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ जो अस्थिपंजर मिले हैं वो एक ही काल से संबंध नहीं थे। वो जो 16 जिनको जॉन मार्शल कहते हैं कि यहाँ पर 16 मृत व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो इस प्रकार से हैं कि जैसे किसी हमले में मारे गए हैं। उन्होंने उनके शवों का परीक्षण किया डेल्स ने, और शवों का परीक्षण करने के बाद वो बताते हैं कि ये 16 के 16 तो एक ही काल के नहीं है, कोई पहले मरा हुआ है, कोई बाद में मरा हुआ है। तो ये आक्रमण की थ्योरी को खारिज करते हैं जॉर्ज एफ डेल्स। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब देखिए, खोज सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है तो मैंने भी यही लिख दिया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए थे, लेकिन हड़प्पा से प्राप्त पुरावस्तुओं की प्राचीनता का अनुमान वे नहीं लगा पाए। शुरू में उनको जो मोहर वगैरह मिली, जो मैंने शुरू में बताया आपको, उससे वो अनुमान नहीं लगा पाए कि भाई ये इतनी पुरानी हो सकती है। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी, लेकिन उन्होंने इसे अधिक प्राचीन नहीं माना, क्योंकि कई अन्य लोगों की तरह वे भी भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ मानते थे। बात समझने की होती है, उस समय तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को कुछ अनुमान ही नहीं कि भारत का इतिहास इतना पुराना है। सारी बात यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो गंगा नदी की घाटी में महाजनपद काल में जो शहर बने, वहीं से भारत के इतिहास की शुरुआत है। तो वो सभी चीज़ों की तुलना 6ठी शताब्दी में जो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा नदी के आसपास जो महाजनपद जो शहर विकसित हुए, उनसे तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिमाग ये जा ही नहीं रहा कि उससे भी 2000 साल पहले भी यहाँ पर कोई सभ्यता थी। हालांकि बाद में पता चला, लेकिन तब तक कनिंगम को ये आइडिया बिल्कुल भी था नहीं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों के आधार पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। मैंने बताया वो एक पत्रिका के अंदर उन्होंने 1924 में लेख लिखकर और वो प्रकाशित किया था। एस.एन. राव ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, क्योंकि भारत के इतिहास का उतने पीछे तक जॉन मार्शल के काल में पता चला। तो इसलिए एस.एन. राव का कथन है। उनकी किताब का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, और मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, ये कथन एस.एन. राव का है। मार्शल का काल भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। जैसे कि हमने देखा कि वो मिलिट्री के इंजीनियर थे कनिंगम, उसके बाद में भी जो बने, तो वो मतलब प्रोफेशनल कोई आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर नहीं था। तो पहला प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद है जो कि पेशेवर है, उसका काम ही यही है, उसने ट्रेनिंग ली है, तो वो मार्शल था। और उससे पहले वो यूनान और क्रीट में, यूनान में ही एक द्वीप है क्रीट, तो वहाँ के कार्यों का अनुभव भी वो अपने साथ लाए। वहाँ पर उससे पहले वो खुदाई वगैरह करवा चुके थे जॉन मार्शल। स्तर क्रम विज्ञान स्ट्रेटिग्राफी। अब इससे संबंधित देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन प्रश्न मेरे ऑब्जेक्टिव कोई आ जाए मुझे ये लगता नहीं। भाई इसमें यह बताया गया कि खुदाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है भाई सबसे निचला स्तर है वो तो प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होगा। जैसे खुदाई में यहाँ एक स्तर मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, जो सबसे नीचे होगा तो सबसे पुराना, जो ज़मीन में सबसे ऊपर मिलेगा वो सबसे नया होता है। तो ये स्तर क्रम विज्ञान है। अब इसको खुदाई करने के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो ये है कि आप लंबवत खुदाई करें, एक आप करें क्षैतिज खुदाई। तो उसका मेरे हिसाब से कोई यहाँ पर विशेष मतलब है नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करते रहे, यानी पूरे इलाके में एक साथ खुदाई, और उसका ये भी नहीं देखा कि इसका लेवल ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी एक ही स्तर पर आप खुदाई में देखो। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। एक इलाका मान लो ऐसे बसा हुआ है,
होते हैं ना, कहीं पर ऊंचाई है और कहीं पर निचाई है। अब मान लो यहाँ पर सभ्यता नष्ट हो गई और यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी पानी सब के कारण और ये यहाँ पर ऐसे बंद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कोई दूसरी सभ्यता के यहाँ पर बसावट हो गई 100 साल बाद में। अब मान लो कि कोई इसकी खुदाई करके और यहाँ से खुदाई कर रहा है, यहाँ से खुदाई कर रहा है, अब यहाँ इस इलाके की खुदाई कर रहा है, तो यहाँ पर तो देखो नई सभ्यता के अवशेष हैं, जबकि इसी कालखंड के दौरान की सभ्यता यहाँ पर काफ़ी नीचे है। तो यदि इसकी साइड में से खुदाई करके नहीं देखेंगे तो स्तरों का पता नहीं चलेगा कि कौन से काल का है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाली मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे बताई नहीं जा सकती बोर्ड के बिना, सही चित्र बनाए बिना। मतलब एक साथ खुदाई ऊपर से शुरू कर देंगे तो ये पता नहीं चलेगा, वो मिल जाएंगी चीज़ें, किसी अलग अलग स्तर की हैं चीज़ें तो उनका पता नहीं चल पाएगा। तो बाद में लंबवत खुदाई शुरू की गई, भाई एक इलाका है पूरा और उसमें क्या करेंगे, साइड से यहाँ से खोदना एक बार शुरू कर दिया तो यहाँ पर ज़मीन में परत दिखनी शुरू हो जाएगी, भाई अलग अलग स्तर बने हुए दिख जाएंगे। जैसे आपने कुआं वगैरह खोदते हुए देखा होगा, जो मिट्टी के स्तर दिखते हैं ना अलग अलग, आपको काली मिट्टी दिखती है, फिर पीली दिखती है, बालू दिखती है, तो वैसे सभ्यता के स्तर दिख जाते हैं। बसावट में अलग प्रकार की मिट्टी या अलग प्रकार के अवशेष स्तर में आपको दिखेंगे, फिर उसके आधार पर खुदाई की जाती है। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, ज़्यादा जरूरी मेरे को लगा नहीं यहाँ पर। फिर नीचे चलते हैं, नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने सेना के एक पूर्व ब्रिगेडियर व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया और स्तर विन्यास के अनुरूप उत्खनन करवाया, यानी एक स्तर से संबंधित जो क्षेत्र है उसका एक बार में खुदाई, पहले लंबवत उत्खनन करके। शमन एक, ये कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच में दे रखा था, ये वो महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने या साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का, मतलब एक प्रकार से तांत्रिक टाइप उनको शमन कहते हैं, कि वो कहते हैं कि हमारे पास काल्पनिक जो चमत्कारिक शक्तियां हैं और दूसरी दुनिया से संपर्क करने के साधन हैं। तो ये मेरे को ये एनसीईआरटी में 12th में बीच में ही फंसा रखा था कहीं पे। काल रेखा ये लास्ट में 12th में दी गई है कि कौन कौन से काल में क्या हुआ। लगभग 6000 साल पहले यानी 4000 ईस्वी पूर्व में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। कांसा कैसे बनता है? तांबे और टिन से। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व इसका काल हो गया। आरंभिक लोह काल और महापाषाण समाधान की शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व में हुई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आरंभिक ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व, ये भारत में दूसरा नगरीकरण का काल है। हड़प्पाई मोहर पर कनिंगम की रिपोर्ट 1875 में आई। व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्पन्न, ये क्या लिख दिया मैंने, उत्खनन होगा ये, खुदाई 1946 में। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ की गई 1955 में। BB लाल और BK थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन प्रारंभ हुआ 1960 में। MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण प्रारंभ हुआ 1954 में। ये देखिए सारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। जर्मन इटालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण 1980 में किया गया है। अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन 1986 में। RS विस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ 1990 में। बाकी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा इसे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 12th में मैप में कुछ स्थान दिए गए हैं, नक्शे बनाए गए हैं, उसके आधार पर मैं स्थलों के नाम यहाँ अब आपको बता रहा हूँ। कई बार ये आ जाता है कि इन चारों में से कौन सा गुजरात में नहीं है। तो आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति जो 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व वाली है, आमरीनाल पाकिस्तान में, सीसवाल हरियाणा में, दम्ब सादात पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में। एक बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा पुरस्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो ये नक्शे में 12th में दे रखे हैं। विकसित हड़प्पा स्थल जो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व वाली अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका किंडोर, सोतका कोह, आमरी, बालाकोट, कोटदीजी, चहुदड़ो, गंवेरी वाला। और भी स्थल तो देखिए इसके कितने, पता नहीं सैकड़ों खोज लिए गए। अब इंडिया में कौन से दे रखे हैं 12th में? मांडा जम्मू कश्मीर में। अब देखिए पहले ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में है मांडा, ये तो होगी इसकी उत्तरी सीमा। दैमाबाद नीचे यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर, ये हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा है। और ये जो यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है ये है 1400 किलोमीटर। अब पश्चिम में सुतका किंडोर है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे। और पूर्व के में सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, ये मेरठ जिले में है, यहाँ लिख दिया गया हो आलमगीरपुर, यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे। ये दूरी है वो आपकी 1600 किलोमीटर है। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है कौन सा मांडा है, वो जम्मू में चिनाब नदी के किनारे है, तो ये आप देख लेना। अब देखिए कुछ स्थलों के मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है क्योंकि धौलावीरा नाम बार बार आया है। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे, मतलब कच्छ के इलाके में आपको आइलैंड सा दिखेगा खादिर बेद, उसके ऊपर है ये धौलावीरा। तो ये 3 भागों में बटा हुआ था, तीनों की अलग अलग घेराबंदी की गई थी और संपूर्ण क्षेत्र की भी एक 4 दीवारी थी जो मैंने पहले भी बता दी।
जैसे 3 भाग कौन से हो गए, पहला दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर, तीसरा निचला नगर। धोलावीरा की खोज किसने की, 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने। खुदाई 1991 से 2005 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन किया। इसमें एक खुला मैदान मिला है स्टेडियम जैसा मध्यम भाग में, जैसे इसमें बताया ना 3 भाग है, मध्य नगर, निचला नगर और दुर्ग। जो मध्य भाग है उसमें एक आपको स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। एक बड़े बड़े अक्षरों वाला बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड जिसको आप कह सकते हैं, बड़े बड़े उस पर अक्षर छपे हुए हैं, 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड धोलावीरा से मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा से पॉलिश किए हुए सफेद पत्थर के स्तंभ मिले हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पॉलिश किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण है। पॉलिश किए हुए स्तंभ आपको सबसे पहले धोलावीरा में मिलते हैं, ये आप जरूर याद रखें। जल प्रबंधन के लिए बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया हुआ था, हो सकता है सिंचाई के लिए भी प्रयोग होता हो। एक खगोलीय वेधशाला के वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो यूनेस्को द्वारा घोषित की गई थी। लोथल, ये भी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी भोगवा के किनारे लोथल बसा हुआ था। यहाँ कीमती पत्थरों के रूप में कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। मैंने आपको बताया कौन कौन सी जगह भंडार गृह थे। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी मोहर लगे हुए के निशान भी मिले हैं, यानी गीली मिट्टी पर दबाव से मोहर की छाप लगी हुई भी वहाँ से मिली है भंडार गृह में। कहाँ से, भंडार गृह में। यहाँ से एक बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं, डॉकयार्ड के। मन के बनाने का कारखाना मिला है। लोथल की खोज एसआर राव ने 1954-55 में की थी। संपूर्ण बस्ती 4 दीवारी से घिरी थी। एसआर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी। एक कब्रगाह से 3 युग्म समाधान यानी पुरुष और स्त्री को साथ में, यानी एक महिला और एक पुरुष को साथ में दफनाए जाने की 3 ऐसी कब्रें मिली हैं। डॉकयार्ड है वो इसका विषम चतुर्भुज के आकार का है, 214 गुणा 36 मीटर इसकी इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। लगभग है ये विषम चतुर्भुज के आकार का है, तो एकदम हर किनारे से तो ये समान इसकी नहीं है लंबाई चौड़ाई, लगभग मान लो। इसकी उत्तरी दीवार में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, जहां से जहाज डॉकयार्ड में आते थे। 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार उत्तरी दीवार में। भंडार गृह वेयर हाउस से टेराकोटा की 65 मोहरें मिली हैं। वो जो भंडार गृह मैंने ऊपर बताया आपको, उसमें टेराकोटा की 65 मोहरें मिली हैं। 3 युगल समाधियाँ, ये मैंने दोबारा लिख दिए तो यहाँ पर था ही। धान की भूसी मिली है, यानी धान के अवशेष मिले हैं वहाँ से, जो चावल निकालने के बाद में जो बच जाता है। अग्निवेदियाँ मिली हैं, फायर एल्डर्स के अवशेष मिले हैं। एक बर्तन पर पंचतंत्र की कहानी फॉक्स एंड द क्रो का चित्रण है। एक बर्तन पर फॉक्स एंड द क्रो वाली जो कहानी है उसका चित्रण, चित्र के द्वारा प्रदर्शित है वो कहानी। हड़प्पा सभ्यता में मकानों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते हैं, लेकिन लोथल के एक मकान का एक मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला मिला है। एक का मिला है कि कईयों का भी मिला होगा शायद, लेकिन ये एकमात्र अवशेष है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है लोथल, जहां पर मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला मिला है, यानी मेन सड़क की ओर द्वार नहीं है, गलियों में उनके गेट खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर किसी का गेट नहीं था। यहाँ पर अवशेष मिले हैं लोथल के अंदर, ये वहां पर घर का जो गेट है वो मेन सड़क पर भी खुला हुआ है। लोथल की एक संकरी गली को बाजार वाली गली कहा गया है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता का अब ये सबसे बड़ा नगर माना जाता है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की। राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय संगठन GHF ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 सर्वाधिक संकटग्रस्त स्थानों में शामिल किया है। मैं इसमें करंट भी कहीं पर मिलता है तो लिख देता हूँ। तो 10 एशिया के संकटग्रस्त स्थानों में राखी गढ़ी को शामिल किया गया है। यहाँ से पिट्ठू के खेल के साक्ष्य मिले हैं, जो आप पत्थर से जचाकर और गेंद मारने वाला जो खेल है, तो वो ऐसे 7-8 पत्थर वहाँ पर टुकड़े इकट्ठे मिले हैं, तो पिट्ठू के खेल के साक्ष्य राखी गढ़ी से मिले हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती कह दें या आपकी घग्गर नदी कह दें, उसके बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ये स्थल है। उसको खोजा 1952 में अमलानंद घोष ने, खुदाई की 1960-61 में बीबी लाल और बीके थापर ने। इसकी बसावट समांतर चतुर्भुज के आकार की है। इस प्रकार की समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, इस प्रकार की संरचना है। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये बसावट समांतर चतुर्भुज के आकार की थी। ऊपर एक विषम चतुर्भुज है, तो ये देख लेना आप। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। आपको कथन मिल सकता है कि कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। छेद वाली खोपड़ी मिली है, शल्य चिकित्सा का प्रमाण, यानी एक खोपड़ी में 5-6 छेद किए हुए हैं, तो उससे लगता है कि इसका ऑपरेशन वगैरह कुछ किया गया है। अलंकृत ईंटों वाला फर्श, यानी वहाँ पर ईंटों के ऊपर कुछ डिजाइन बनी हुई मिली है फर्श के अंदर।
इसके अलावा 2 चबूतरों पर 7 + 1 यानी 8 वेदिकाएं मिली है। सामान्य तौर पर 7 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं अभी कि एक चबूतरे पर 7 हैं, दूसरे पर 1 अग्नि वेदिका है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर यहाँ से मिली है। युगल समाधि मिली है, यानी एक महिला पुरुष को साथ दफनाने की। बनावली, ये हिसार हरियाणा में रंगोई नदी के शुष्क प्रवाह मार्ग पर है, जिसकी खोज RS बिष्ट ने 1973 में की थी। बनावली का नाम आया था, इसमें मैंने बता दिया। रोपड़, आधुनिक नाम है इसका रूपनगर, पंजाब में। इसको खोजा 1950 में BB लाल ने। उत्खनन किया इसका 1953 से 55 में YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। ये था पूरा वीडियो। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। नोट्स वगैरह आपको देखने होते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है हिस्ट्री 360, प्ले स्टोर पर जाएं, उसको डाउनलोड करें। बहुत ही मिनिमल चार्जेज में मैं ये नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाता रहता हूँ। धन्यवाद।